नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, जो है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता, ठीक है दोस्तों। यह रिट अधिकारिता टॉपिक से हर बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, वनडे की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, देश के किसी भी स्तर के परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। उन सभी चीज़ों को आज जानने वाले हैं हम लोग, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस पूरे सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस सेशन से निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। और अगर इस टॉपिक से, रिट अधिकारिता टॉपिक से अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो उन लगभग सभी सवालों का उत्तर आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं रिट अधिकारिता के बारे में, ठीक है। रिट अधिकारिता की बात करते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है दो आर्टिकल के बारे में जानना। एक आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226 226। ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन दो अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान में रिट की अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को और हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये रिट अधिकारिता शब्द जो है, ये रिट का जो कॉन्सेप्ट है, न्यायालयों के द्वारा रिट को जारी करने का कॉन्सेप्ट भारत में प्रचलन में कहाँ से आया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के अच्छी चीज़ों को लिया गया है। विभिन्न देशों के कानूनों में, संविधानों में जो कुछ भी अच्छे प्रावधान हैं, जो भारतीय समाज के अनुकूल है, भारतीय लोगों के आमजन के अनुकूल है, तो उसे भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया है, समाहित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार रिट की अवधारणा जो है यह ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से इस अवधारणा को जो है लिया गया है भारत में दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और ब्रिटेन में इसे विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विशेषाधिकार रिट। और इस रिट को जो है फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी माना जाता है ब्रिटेन में। जो ये रिट की शक्ति है, इस रिट अधिकारिता को ब्रिटेन में जो है फाउंटेन ऑफ जस्टिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे विशेषाधिकार रिट भी ब्रिटेन में बोला जाता है। अब बात करते हैं भारत की। हमने स्रोत की बात कर ली कि कहाँ से भारत में जो है इसे अपनाया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में किनके द्वारा रिट अधिकारिता, रिट की शक्ति किनके पास है जारी करने की, उसको एक बार जानते हैं। तो भारत में जो दो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति है। और रिट कब, किन परिस्थितियों में जारी किया है, जारी किया जाता है दोस्तों, इसको एक बार समझते हैं। रिट को जो है इन न्यायालयों के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा होता है, ठीक है। और कितने प्रकार के कुल रिट हैं जिसे इन दोनों न्यायालयों के द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो कुल 5 प्रकार के रिट हैं दोस्तों। कितने प्रकार के रिट हैं? कुल 5 प्रकार के रिट हैं, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उद्देश्य से, ठीक है, ताकि किसी नागरिक के, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का जो है वो हनन न हो। तो ये एक तरीके से मौलिक अधिकार का रक्षक है यह रिट, ठीक है, जिसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है दोस्तों। यह अनुच्छेद 32 जो है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। आप इस उपाधि से, इस उपमा से अनुच्छेद 32 के महत्व को जो है समझ सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, कि
भारत के संविधान निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के नेतृत्वकर्ता थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और उन्होंने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है, संविधान के हृदय के रूप में संबोधित किया है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 प्रकार की रीट है, ये कौन कौन सी रीट है जिसे न्यायालयों के द्वारा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पे मौलिक अधिकारों को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन के समय उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है, संरक्षा के लिए जो है जारी किए जाते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका जो शाब्दिक अर्थ है परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि परीक्षा में इस नाम के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके अर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाते हैं कमीशन की परीक्षाओं में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है सशरीर उपस्थित किया जाए, ठीक है ना। जो व्यक्ति है उसे सशरीर उपस्थित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया है, अगर किसी नागरिक को अवैध हिरासत में रखा गया है तो उससे मुक्त कराना जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है उद्देश्य है। इस स्थिति में रिट जारी किया जाता है दोनों न्यायालयों के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए अब आप मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों कहा कि सशरीर उपस्थित करना। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जो है हिरासत में रखा गया है तो पुलिस क्या करती है, वो उसको कोशिश नहीं कर, अगर न्यायालय के समक्ष भंडाफोड़ हो जाएगा मामले का तो फिर न्यायालय सवाल करेगी पुलिस से, प्रशासन से कि इस व्यक्ति को अवैध हिरासत में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है दोस्तों जारी किया जाता है और अवैध हिरासत से सुरक्षा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब परीक्षा में एक सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक जो रिट है इसे किनके विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है, किनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है दोस्तों। तो इसे जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और जो निजी व्यक्ति हैं, इन दोनों के विरुद्ध जो है, दोनों के लिए जो है इसे जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के लिए जो है, दोनों के विरुद्ध जो है इसे जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ठीक है दोस्तों। और यदि हिरासत वैध हो या किसी न्यायालय विधान मंडल की अवमानना का मामला हो तो ऐसे समय में न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है इसे जारी नहीं करेगी। कब? जब हिरासत वैध है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अवैध हिरासत से सुरक्षा के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट का जो है प्रयोग किया जाता है न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन अगर हिरासत वैध है, किसी न्यायालय या विधान मंडल की अवमानना का मामला है, अगर इस वजह से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो फिर ऐसी स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है यह जारी नहीं होगा। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। यही पॉइंट्स हैं जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, तो इसे बड़े ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं परमादेश की, मेंडेमस। परमादेश रिट जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ऐसे ही परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, सूची में मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, कूट में दे दिया जाएगा, तो इस शाब्दिक अर्थ को जो है जरूर ध्यान रखेंगे। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस रिट के, परमादेश रिट के जारी करने का उद्देश्य क्या है? इसका जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों के पालन करने का निर्देश देना। अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी है तो उसका क्या काम है? वह जो भी कानूनी रूप से दायित्व उसको दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका जो है अच्छे से पालन करे। अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी इसका उल्लंघन करता है और अपने कानूनी कर्तव्यों का
पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दोस्तों परमादेश नामक रिट जारी किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि परमादेश रिट जो है किनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, किनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो यह रिट जो है परमादेश रिट किसी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध जो है दोस्तों जारी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने क्या कहा, पहले ही हमने बताया है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को जो है उनके कानूनी कर्तव्यों के पालन करने का निर्देश दिया जाता है परमादेश रिट के माध्यम से। तो इसलिए जो है इसे किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। किसी भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता, किसी भी संस्था के विरुद्ध जो है परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद और किन के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल के रूप में कार्यरत लोग हैं, तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध भी जो है न्यायालय परमादेश रिट जारी नहीं कर सकती है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जब तक वो न्यायिक क्षमता में काम कर रहे हैं तब तक उनके विरुद्ध जो है अन्य न्यायालयों के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी जो है यह रिट परमादेश रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद किसी भी गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जो है परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध परमादेश रिट को जो है जारी नहीं किया जा सकता है। और कब परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता, जब कर्तव्य अनिवार्य न होकर विवेकाधीन हो। जब भी कोई कर्तव्य, क्योंकि हमने क्या कहा ये सार्वजनिक अधिकारी हैं और इनके कानूनी कर्तव्यों के पालन कराने के लिए जो है यह परमादेश रिट जारी किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा कर्तव्य है, जैसे भारत में विभिन्न पदाधिकारियों की अगर बात करते हैं तो एक हम उनको संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और एक जो है उनके विवेकाधिकार की हम बात करते हैं कि कोई कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल जो हैं अपने विवेक के अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये विवेकाधीन शक्तियां अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी का, सार्वजनिक अधिकारी का विवेकाधीन शक्ति है और तब अगर वो अपने विवेकाधीन शक्ति के वजह से सुसुप्त अवस्था में है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो उसके विरुद्ध भी जो है परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका वो कर्तव्य जो विवेकाधीन ना हो करके जो है अनिवार्य हो, उसका अनिवार्य कर्तव्य हो, अनिवार्य दायित्व हो, तो क्यों जो है परमादेश रिट जारी किया जा सकता है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे कि परमादेश रिट किन किन के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो निजी व्यक्ति की संस्थाओं के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जब तक वो न्यायिक कार्य कर रहे हैं अपनी न्यायिक क्षमता के साथ, गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, और जब कोई कर्तव्य विवेकाधीन प्रकृति का हो तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे कि किन के विरुद्ध यह रिट जो है नहीं जारी किया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रतिषेध की। यह प्रतिषेध रिट जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध करना या रोकना। जैसा प्रतिषेध से देखने ये शब्द से ही लग रहा है कि ये रोक रहा है, ठीक है ना, ये ब्रेकर लगा रहा है, ठीक है। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? निषेध करना या रोकना, ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है अगर उसको समझें तो किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से रोकना जो है इस प्रतिषेध रिट का उद्देश्य है दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं, कोई निचली अदालतें या अगर कोई अर्धन्यायिक निकाय है तो क्या करते हैं वो कभी कभी अपने अधिकार की जो उनकी सीमा है
उसका वो उल्लंघन करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको वहीं पे रोकना, ठीक है, कि वो अपने अधिकार, जो उनका अधिकार क्षेत्र है उस सीमा के अंदर रह के जो है वह काम करें, अपने अधिकार क्षेत्र की जो उनकी सीमा है उसका उल्लंघन न करें, वो लकीर बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करें। इसलिए भारतीय संविधान में इस प्रतिषेध रीट का जो है व्यवस्था किया गया है दोस्तों। मतलब इसका उद्देश्य क्या हुआ, उच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना जो है इस प्रतिषेध रीट का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात कि यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी होता है, इसे ध्यान रखेंगे। यह रीट जो है प्रतिषेध रीट, यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी हो जाता है, लेकिन इसे किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों या निजी निकायों के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे किसी प्रशासनिक अधिकारियों या निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह कार्यवाही के दौरान जारी किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उत्प्रेषण रीट की। यह उत्प्रेषण रीट जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है, प्रमाणित होना या सूचना देना इस उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी निचली अदालतें हैं उन निचली अदालतों के निर्णय को समीक्षा के लिए मांगना या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होने पर उनके द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द करना, इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रमाणित होना या सूचना देना, और उद्देश्य क्या हुआ कि निचली अदालत के निर्णय को समीक्षा के लिए मांगना। किसके निर्णय को? निचली अदालत के निर्णय को समीक्षा के लिए मांगना या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होने पर जो है उसके निर्णय को रद्द करना। अगर अधिकार क्षेत्र सीमा का उल्लंघन करके अगर कोई न्यायालय जो है निर्णय दे देता है तो जो ऊपर के न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये क्या कर सकते हैं? अगर अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होने पर भी कोई निर्णय दे दिया गया है तो उसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है, इस उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं कि 1991 ईस्वी के बाद, कब से? 1991 ईस्वी के बाद से यह रीट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, ठीक है, किसके विरुद्ध? प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जो है जारी किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर ये प्रशासनिक अधिकारी भारत के किसी नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं तब, ठीक है, कब प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो वर्ष 1991 में यह व्यवस्था की गई, ठीक है, कि प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तब जारी किया जाएगा ये उत्प्रेषण रीट अगर पाया जाएगा कि यह प्रशासनिक अधिकारी जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और यह रीट जो है दोस्तों, यह निर्णय आने के बाद जारी किया जाता है। जब निचली अदालतों के द्वारा कोई निर्णय दे दिया जाता है उसके बाद जो है उत्प्रेषण रीट को जारी किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा को वारंटों की। अधिकार परीक्षा रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? किस अधिकार या वारंट के द्वारा। ऐसे ही आपको परीक्षा में सवाल मिलेंगे, कूट में मिलेंगे, या सूची मिलाने के लिए आपको इसी प्रकार पूछ लिया जाता है, सीधे के सीधे। इधर 4 रीट का नाम दे देगा, 5 रीट का नाम दे देगा ABCDE करके, और एक साइड जो है उसका शाब्दिक अर्थ दे देगा और आपसे उसको मिलान करने के लिए बोलेगा। तो बहुत ही ध्यान से उसको देखना है, गलती नहीं करना है। अधिकार परीक्षा को वारंटो जो है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार या वारंट के द्वारा, किस अधिकार या वारंट के द्वारा, यह अधिकार परीक्षा रीट का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की।
इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है। इस अधिकार परीक्षा रीट के द्वारा जो है सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है, और यदि कब्जा अवैध है तो उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की दावे की वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, दावे की वैधता की क्या की जाती है, जांच की जाती है। और यदि कब्जा क्या है, अवैध है, अगर कब्जा अवैध है तो फिर क्या किया जाता है, पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और इसकी विशेषता की अगर बात करें दोस्तों तो यह केवल अस्थायी सार्वजनिक कार्यालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा रीट जो है केवल अस्थायी सार्वजनिक कार्यालयों के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। इसे किसी मंत्री पद या निजी कार्यालयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसे किसी मंत्री पद या निजी कार्यालयों के विरुद्ध जो है दोस्तों, निजी कार्यालयों के विरुद्ध जो है क्या होता है, जारी नहीं किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब जो है सर्वोच्च न्यायालय, ये तो हमने पांचों रीट के बारे में जान लिया, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब जो है एक बार हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट के शक्ति की जो है तुलना कर लेते हैं। कई बार परीक्षा में रीट की शक्ति से संबंधित सवाल भी जो है कमीशन के द्वारा पूछ लिया जाता है कि कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, किनके पास जो है रीट जारी करने की जो ये शक्ति है, जिसमें ये 5 रीट तो हैं ही, लेकिन फिर भी उसमें व्यापकता है। ठीक है ना, उस व्यापकता के लिए जो है इसकी तुलना को अपने को समझना पड़ेगा, इसके क्षेत्राधिकार को अपने को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रीट जारी किया जाता है। अगर किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोस्तों उच्च न्यायालय को इन मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकार खंड में संविधान के भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकारों की चर्चा है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा है, तो उनके विरुद्ध जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय रीट तो जारी करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए, नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। इन दोनों तुलना से क्या समझ में आता है, क्या कौन सी बात निकल के आती है दोस्तों? तो जो बात निकल के आती है वो यह आती है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन पर रीट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है यह मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर तो रीट जारी कर ही सकता है। इसके साथ साथ जो है अगर किसी नागरिक का किसी कानूनी अधिकार का जो है कोई हनन करता है, उल्लंघन करता है, परेशान करता है, तो उसके विरुद्ध भी जो है उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी किया जा सकता है। इससे क्या बात निकल के आई कि रीट जारी करने के मामले में जो है ये एक अपवाद, इसको समझ सकते हैं हम अपवाद के रूप में, जबकि अब तक क्या रहा है, जो चीज की जो ऊंची अथॉरिटी है उसके पास अधिकार भी अधिक होते हैं, जबकि इस मामले में रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन पे क्या करती है, रीट जारी करती है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो क्या करती है, रीट जारी करती है। इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन के साथ साथ अगर किसी नागरिक के कानूनी अधिकारों का भी अगर हनन होता है तो
उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, रिट जारी किया जा सकता है। इस प्रकार जो रिट जारी करने की शक्ति है वो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से जो है अधिक व्यापक है, अधिक विस्तृत है। ठीक है, अब एक मौलिक अंतर को समझिए कि जैसा कि हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार में क्या है, जो अनुच्छेद 32 है यह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसी अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कह के संबोधित किया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 क्या है, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए जो उच्च न्यायालय है वह किसी भी स्थिति में क्या कर सकता है, रिट के जारी करने से मना नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय कभी रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वह जो है विवेकाधीन अधिकार है हाई कोर्ट का। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है किसी मामले में जो है अपने विवेक का उपयोग करते हुए रिट जारी करने से मना भी कर सकता है। अब एक बेसिक अंतर आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारिता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की, और अनुच्छेद 32 क्या है, स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है दोस्तों, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है, लेकिन यह जो है मना भी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का शक्ति जो है वो क्या है, विवेकाधीन अधिकार है। ठीक है, अगर हाईकोर्ट को अगर प्रासंगिक नहीं लगता है रिट जारी करना, अगर उचित नहीं लगता है तो वो रिट जारी नहीं भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब एक अपवाद की बात कर लेते हैं, लोकस स्टेंडाई। ठीक है, सामान्य नियम क्या है कि केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, अगर मान लीजिए कि आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप ही मामला दायर करने के लिए कोर्ट के शरण में जाएंगे। ठीक है, आप ही जाकर के याचिका दायर करेंगे। यह क्या है, यह सामान्य नियम है कि व्यक्ति खुद ही कोर्ट जाता है। ठीक है ना, लेकिन अपवाद की अगर बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस और अधिकार परीक्षा को वारंटू रिट जो है, यह न्यायालय में कोई भी अन्य इच्छुक व्यक्ति जो है इससे संबंधित याचिका दायर कर सकता है। कोई अगर मान लो कि किसी को अवैध हिरासत में रखा गया है तो उसके मित्र रिश्तेदार जो है न्यायालय जाकर के जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, जनहित से संबंधित अगर कोई मामला है, ठीक है, जनहित याचिका जो है वो इसी अधिकार के तहत जो है लोगों के द्वारा, विभिन्न विधि वेताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा जो है वो दायर किया जाता है इसी अधिकार के तहत। ठीक है, कि अगर जनहित से संबंधित कोई मामला है तो कोई अन्य व्यक्ति भी, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसके सगे संबंधी, यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार अगर कोई हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि वो न्यायालय की शरण में जाएं और रिट जारी करने के लिए निवेदन करें तो वो जा सकते हैं। किन दो रिट अधिकारिता के अंतर्गत, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक अधिकार परीक्षा, इसे ध्यान रखेंगे। यह एक अपवाद है इस सामान्य नियम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेषण के संबंध में जो 1991 में जो एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया था उसका, कि अभी हमने बात भी की है कि 1991 से पहले क्या था, रिट जो है केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जो है जारी किया जा सकता था उत्प्रेषण रिट। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो है नया नियम दिया 1991 में,
और उत्प्रेषण रिट के अंदर जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया। और इस प्रकार यह रिट, उत्प्रेषण रिट जो है दोस्तों, यह न सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है, बल्कि अब प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जो है जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जो है हनन करता है तो इनके विरुद्ध भी जो है दोस्तों रिट जारी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नया नियम कब दिया? 1991 में जो है यह बड़ा बदलाव किया गया रिट अधिकारिता के संबंध में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यदि यह प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह शर्त लगाया गया है, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के जो है उनके खिलाफ रिट जारी किया जाएगा। अगर यह चीज प्रमाणित है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्य से किसी व्यक्ति के अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थिति में उत्प्रेषण रिट न्यायिक अर्ध न्यायिक निकायों के साथ साथ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध भी जो है जारी किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर की। कहीं ना कहीं यहीं से सवाल आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। सवाल जो आता है घूम फिर के, लैंग्वेज बदल के आएगा, यहीं से आएगा, तो गलती नहीं करना है, क्योंकि आज हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं और आगे अभी करने वाले हैं जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पूरे सेशन को देखिए आप। अब बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर। ये दोनों रीट ही है जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अंतर क्या है? मौलिक अंतर। तो प्रतिषेध रीट, जैसा कि हमने अभी बात भी की है कि इसका मतलब है रोकना, और उत्प्रेषण रीट का मतलब क्या है? रद्द करना। तो प्रतिषेध रीट जो है यह तब जारी किया जाता है जब कोई मामला किसी निचली अदालत में चल रहा होता है। जब न्यायालय में मामला चल रहा है तभी तो इतना स्कोप है कि उसको हम रोक दें, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है या वहां सही नहीं हो रहा है। तो प्रतिषेध रीट को कब जारी किया जाता है? तब जारी किया जाता है जब किसी निचली अदालत में मामला चल रहा हो। क्या हो रहा हो? मामला चल रहा हो, ठीक है। कहाँ? निचली अदालत में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। जबकि उत्प्रेषण रीट जो है यह तब जारी किया जाता है जब निचली अदालतों के द्वारा जो है निर्णय दे दिया गया हो, ठीक है। जब किसी निचली अदालत के द्वारा निर्णय दे दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है? उत्प्रेषण रीट को जारी किया जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। और यह उत्प्रेषण रीट जो है दोस्तों यह क्या है? यह निवारक भी है और सुधारात्मक भी है, ठीक है ना। क्या है? निवारक भी है और सुधारात्मक भी है। तो इसे ध्यान रखें कि उत्प्रेषण रीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसकी प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्प्रेषण रीट जब निचली अदालतें निर्णय दे चुकी हों उसके बाद जारी किया जाता है, और यह निवारक प्रकृति का भी है और सुधारात्मक प्रकृति का भी है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब कुछ हम न्यायिक सिद्धांत और कुछ निर्णयों की, कुछ मुकदमों की बात कर लेते हैं जो बाद जो है दायर किए गए हैं न्यायालय में, उस पे जहां से कुछ महत्वपूर्ण चीज निकल के आया इस रिट अधिकारिता के संबंध में, तो एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक मामला है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लाबाद दोस्तों। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लाबाद 1976। यह बात जो है इसे हेबियस कार्पस केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेबियस कार्पस केस भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या बात हुई एक बार उसको समझते हैं कि आपातकाल के दौरान जो है इसे निलंबित कर दिया गया था। किसे? हेबियस कार्पस को। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मतलब अवैध हिरासत वाला जो प्रावधान है, अवैध हिरासत से बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, तो उसको आपातकाल के दौरान क्या हुआ था कि बंद कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी से संबंधित यह बात है। तो क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978 में। जैसा कि हमने कई बार पहले भी चर्चा किया है कि 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था?
1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां 1978 में हुआ था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में कुछ ऐसी बातें जोड़ दी गई थी जो बाद में अतिशयोक्ति लगी न्यायालयों को, और या तो उसको निलंबित कर दिया गया और पुनः जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित इस अधिकार को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत। ठीक है, अब एक बार अनुच्छेद 20 को समझ लेते हैं कि आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि अनुच्छेद 20 क्या है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 20 जो है यह किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाता है जब तक वो मौजूदा कानून का उल्लंघन न किया हो। ऐसा नहीं कि कोई कानून पहले था अब नहीं है, अब उसे हटा दिया गया है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उस किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है। जो कानून वर्तमान में है अस्तित्व में, उन मौजूदा कानूनों का अगर कोई व्यक्ति जो है उल्लंघन न किया हो तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला बात तो ये कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी मौजूदा कानून का जो है उल्लंघन नहीं किया हो। इसके दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं दिया जा सकता। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध किया है तो उसको दंड भी एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक अपराध के लिए उसको 4 बार दंड दिया गया और 4 बार उसको सजा भुगतनी पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि सजा भी उतनी ही दी जाएगी जितनी अपराध के समय में उस कानून में निर्धारित थी, जिस कानून के अंतर्गत उसको अपराधी माना गया है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि बाद में जो है कानून बनाकर पिछली तारीख से सजा नहीं बढ़ाई जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया कि ये बैक डेटेड जो है सजा पिछली तारीख से नहीं बढ़ाई जा सकती, इसको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु है एक बार उसको जान लेते हैं कि अनुच्छेद 20 की अभी हम बात कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान उल्लिखित हैं। कहाँ पे? अनुच्छेद 20। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वो क्या है कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए, मतलब अपराध स्वीकार करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है कि किसी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर ऐसा नहीं हो तो पुलिसिया डंडा चले और आदमी डर के मारे खुद के विरुद्ध गवाही दे देगा कि हाँ हमने ये अमुक अपराध किया है, बस हो गया, पुलिस को ग्राउंड मिल गया, आपको सजा हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की दोस्तों। तो अनुच्छेद 21 में जो है यह घोषणा की गई है कि यह किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ सवाल अक्सर ये अनुच्छेद 20 जिसके बारे में अभी हमने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। पुलिस जो है, प्रशासन जो है, पुलिस की कार्रवाई में किसी या न्यायालय में जो है अनुच्छेद 20 के तहत खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 के तहत जो है
यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या निकल के आता है कि ये अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। ठीक है, अगर पुलिस के द्वारा मनमानी कार्रवाई की जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो मनमानी कार्रवाई को अनुच्छेद 21 के तहत जो है उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और यह अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्ति को, नागरिकों को जो ये सुरक्षा प्राप्त है, यह किससे? सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया से बचाने के लिए ये सुरक्षा जो है उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, बहुत बारीक चीज है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी के आधार पर जो है रोक सकता है। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। कानून के आधार पर ही रोक सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को ध्यान रखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और विभिन्न लोक सेवा आयोगों का ये फेवरेट पॉइंट है। यहाँ से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एक अन्य मामले की। यह मामला है एल चंद्र कुमार बाद 1997। ठीक है, एल चंद्र कुमार बाद 1997। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट जारी करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद के द्वारा नहीं छीना जा सकता। समय समय पे दोस्तों आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि ये मूल ढांचा क्या है, तो हम मूल संविधान में न्यायालय के द्वारा जो बताया गया है मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के आधारभूत ढांचे की जो बात की गई है, उस पर अगली क्लास में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि अब कभी क्या हो सकता है कि जैसे रिट जारी किया जा रहा है, तो रिट जारी करने को जो है संसद के द्वारा कानून बना करके जो है कम कर दे, न्यायालयों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करे, उससे रिट जारी करने की शक्ति में कुछ संशोधन कर दे। तो इसलिए जो है न्यायालय ने जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे का भाग माना है। जो रिट अधिकारिता है न्यायालयों की, उसे संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत माना गया है कि यह प्रावधान जो है, जो ये हमारी न्यायालयों की जो रिट जारी करने की शक्ति है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए, इस अधिकार को संसद जो है छीन नहीं सकता है। कोई कानून बना करके हमारे इस अधिकार में जो है संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारा यह अधिकार जो है दोस्तों, ये क्या है? हमारा यह अधिकार जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण रिवीजन चार्ट लेकर के हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ कि एक साथ परीक्षा में सवाल पूछे तो जाते ही हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो एक साथ आपको रिवीजन करने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसे एक बार समझते हैं कि पहले तो रिट की हम बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है यह किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आपसे परीक्षा में तो ये पूछा ही जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा इस सवाल का उत्तर कि वैध हिरासत और न्यायालय की अवमानना, इसके विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं परमादेश की। तो परमादेश रिट जो है केवल सार्वजनिक अधिकारी और निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता है।
इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रतिषेध रीट की। यह प्रतिषेध रीट जो है यह केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक जो निकाय हैं उनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, लेकिन प्रतिषेध रीट प्रशासनिक, विधायी और निजी लोगों के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं उत्प्रेषण रीट की। तो उत्प्रेषण रीट न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकाय और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो है दोस्तों इसे जारी नहीं किया जा सकता है। किनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता उत्प्रेषण को? विधायी निकाय और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं अधिकार पृच्छा की। तो अधिकार पृच्छा रीट जो है दोस्तों इसे सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है। सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है कि तुम नागरिक अधिकारों के, नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर रहे हो, तो उससे पूछा जाएगा। तो अधिकार पृच्छा रीट सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, और किसी मंत्री पद या किसी निजी पद के विरुद्ध जो है दोस्तों इस अधिकार पृच्छा रीट को जारी नहीं किया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उसकी बात हमने कर ली है दोस्तों, ठीक है। परीक्षा में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से रिवीजन इसका करिए, और यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को जो है आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एक बार हमारे साथ इसके शाब्दिक अर्थ को भी रिवाइज कर लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए या अवैध हिरासत से मुक्त कराने के उद्देश्य से जो है इस रीट को जारी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसे कब जारी नहीं किया जा सकता है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है कब जारी नहीं किया जा सकता। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को अगर हिरासत वैध है या किसी न्यायालय या विधान मंडल की अवमानना का मामला है तो इसे जारी नहीं किया जा सकता। अगर किसी न्यायालय या विधान मंडल के अवमानना का मामला है, ठीक है, तो इस रीट को जारी नहीं किया जा सकता। अब एक बार समझ लीजिए परमादेश का शाब्दिक अर्थ। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं, ठीक है। और यह जो है किसी सार्वजनिक अधिकारी को उनके कानूनी कर्तव्यों के पालन का निर्देश देने के उद्देश्य से जो है न्यायालयों के द्वारा इसे जारी किया जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अपवाद की हमने बात कर ली। निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और किसी भी गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जाएगा। और जब अनिवार्य कर्तव्य ना हो, कोई कर्तव्य अगर अनिवार्य ना हो और वो अपनी न्यायिक क्षमता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, न्यायिक क्षमता में के अंदर अगर काम कर रहे हैं, विवेकाधीन अगर कर्तव्य उनका है तो विवेकाधीन कर्तव्य है और वो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका पालन करे या ना करे, निर्णय ले या ना ले, तो ऐसी स्थिति में जो है इसे जारी नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रतिषेध के शाब्दिक अर्थ की। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? निषेध करना या रोकना, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेषण रीट की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना। दोस्तों यहीं से डायरेक्ट सवाल छपेंगे, इसका ध्यान रखना है, इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अधिकार पृच्छा को वारंटो, किस अधिकार या वारंट के द्वारा इसका शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ से निश्चित रूप से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अक्सर पीछे भी पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ये विभिन्न लोक सेवा आयोगों के जो है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो या सिविल का कोई भी एग्जाम हो,
वहाँ पे यहाँ से इस टॉपिक से सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो और आज के इस सेशन में हमने बहुत ही विस्तार से सभी डायमेंशंस को जाना है, एक एक चीज़ों को बारीकियों के साथ चर्चा की है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। और पूरे सेशन को रिवाइज कर लीजिए, परीक्षा हॉल में आपके समक्ष आने वाले सवालों का आप गर्दा करके आएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और ढेर सारी चर्चा करेंगे। वो उन सब चीज़ों को जानेंगे जो आपको परीक्षा पास कराने में, आपको सफलता दिलाने में सहयोगी बन सकती है। इन्हीं कामनाओं और अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।